नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्रेडिबल आईएएस पीसीएस। आज की क्लास में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, साइमन कमीशन, पुनः पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन सारे एक्ट्स को आज की क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे जो आज का हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 60% स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरोड है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारी बॉडीज हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे यूपीएससी है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये सब कब स्टेब्लिश हुए और इनका इन एक्ट से क्या रिलेशन है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे आज की क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अपना लव और अफेक्शन जरूर दीजिए, इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। अब मॉन्टेग्यू कौन था और क्लेम्सफोर्ड कौन था, यह भी सवाल है। मॉन्टेग्यू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, जो लंदन में रह के भारत के प्रशासन को देखता था। दूसरा क्लेम्सफोर्ड उस समय का वायसरॉय था, जो भारत में रह के भारत को प्रशासन को चलाता था। चलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस को हम डिटेल में देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वैसे तो पास हुआ था, लेकिन ये एक्ट फोर्स में आया है 1919 में, 21 में। अब सवाल ये उठता है कि 1921 में जो इंडियन पॉलिटिकल सीन कैसा था। उस समय महात्मा गांधी की पॉलिटिकल एरिना में एंट्री हो चुकी थी। इंडियन नेशनलिज्म का जो बेस था स्ट्रांग होता जा रहा था और ब्रिटिशर्स को यहां तक आते आते एहसास हो गया था कि अगर इंडिया को इकोनॉमिकली ड्रेन करना है और अपने एम्पायर को इंडिया में और इलोंगेट करना है तो इंडिया को डिवाइड करना पड़ेगा। ऑन विच बेसिस कि इंडिया के नेशनलिज्म को डिवाइड कर दो, क्योंकि इंडिया के नेशनलिज्म को डिवाइड करने की शुरुआत बंगाल विभाजन से हुई। फिर इसके बाद उन्होंने सिस्टमेटिकली और लीगली सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 में दिया। किसको दिया? सबसे पहले मुसलमानों को दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की चर्चा हम प्रीवियस क्लास में किए थे। क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब? यह होता है कि जहां कैंडिडेट्स भी मुस्लिम और वोटर भी मुस्लिम। मकसद साफ था ब्रिटिशर्स का कि जो इंडिया का नेशनलिज्म है उसके स्पाइनल कॉर्ड को ही तोड़ दिया जाए, मतलब हिंदू और मुसलमानों को ही आपस में बांट दिया जाए। और इसके बाद 1919 के एक्ट में वो दो कदम और जाते हैं। जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुसलमानों को 1909 में दिया गया था, वो 1919 आते आते सिक्स को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को भी दे दिया गया। तो ये तो रहा कुछ डिटेल बैकग्राउंड, लेकिन अब इसके एक एक प्रोविजंस को हम डिटेल में देखते हैं। पहली बार 1919 में ब्रिटिशर्स को आभास हुआ कि भाई हम आपको ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इंडिया में हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो तैयार करेंगे या देंगे, लेकिन भाई ग्रेजुअली देंगे, धीरे धीरे देंगे। अब ब्रिटिशर्स की मेंटालिटी तो व्हाइट मैन बर्डन की थ्योरी से ग्रसित थी, लेकिन यहां तक आते आते उनको यह एहसास हो गया था। अब ये देख लीजिए, ये व्हाइट मैन बर्डन क्या होता है। उनकी मेंटालिटी व्हाइट मैन बर्डन की थ्योरी से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस थी। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ब्रिटिशर्स इस मेंटालिटी से ग्रसित थे कि उनका मतलब ये था कि जो व्हाइट लोग हैं उनको भगवान ने चुना है कि वो ब्लैक्स और ब्राउन्स को सिविलाइज करें। वो इस और कुछ इसी तरह की मेंटालिटी, चाहे व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी हो, चाहे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी हो, इसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ये पूरे अपने ब्रिटिश एम्पायर को चलाया करते थे। व्हाइट मैन बर्डन का मतलब कि व्हाइट को ही गॉड ने उनका मोरल ड्यूटी किया है कि वो ब्लैक्स को या ब्राउन्स को सिविलाइज करें। लेकिन यहां तक आते आते वो पूरी तरह से ये मेंटालिटी, इनकी मेंटालिटी धीरे धीरे डगमगाते लगी, धीरे धीरे ये चीजें पीछे छोड़ने लगे। तो पहली बार इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ये बात करते थे।
अब इसको करने के लिए इन्होंने कहा क्या कि भाई हम भारत के प्रशासन को, सेकंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन को दो भागों में बांटेंगे, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। प्रोविंस को उस समय, आज का जो स्टेट है उस समय प्रोविंस कहा जाता था। तो प्रशासन को बेहतर करने के लिए इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए इन्होंने जो ऐसे लिस्ट सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में बांट दिया। जैसे आज का हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात करता है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट, जिसमें कानून बनाने का सेंटर का है और स्टेट गवर्नमेंट का है, और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर के उन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकते हैं। तो इनकी शुरुआत हुई थी 1919 में कि हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन अब इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी ये दो भागों में बांट दिए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। रिजर्व में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे पुलिस थी, रेवेन्यू था, इसको अपने पास रख लिया, और ट्रांसफर्ड में जैसे हेल्थ है, शिक्षा है, ये सब ट्रांसफर्ड में रख दिया। तो भारत के एक तरह से प्रोविंसेस को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करने के लिए प्रशासन को बेहतर करने के लिए इंडियंस को थोड़ा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाने का काम शुरू हो गया था। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इसके बाद ये क्या करते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि इट टॉक्ड अबाउट बाइकैमरलिज्म। अब भाई बाइकैमरलिज्म क्या होता है? दो हाउसेस, जैसे आज के समय में हम देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में विधानसभा है, विधान परिषद है, वैसे बाइकैमरलिज्म की बात हुई थी कि 2 हाउसेस, और उस समय 2 हाउस, एक अपर हाउस हुआ करता था, एक लोअर हाउस। तो इसकी स्टार्टिंग यहां से हुई थी। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। इसके बाद हम देखते हैं, एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए, आपको इसी क्लास में सारी चीजें याद हो जाएगा, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह उठता था, वायसराय का एग्जीक्यूटिव मेंबर होता था। अब वायसराय के एग्जीक्यूटिव मेंबर में ज्यादातर यूरोपियंस होते थे, लेकिन 1919 आते आते वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप थी, वो टोटल एग्जीक्यूटिव मेंबर वो टोटल 6 हुआ करती थी, लेकिन 6 में से अब 3 इंडियंस को रखना अनिवार्य कर दिया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप में 6 में से 3 इंडियंस was necessary. This was the important provision that was given in Government of India Act in 1919. इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद एक चीज आपको याद रखना है, जैसे जो सब मैंने आपको बताया कि 1919 के एक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने सेंट्रल सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट में डिवाइड किया था, और फिर जो लास्ट वाला था कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन्होंने ट्रांसफर्ड और रिजर्व में कर दिया था। इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को क्या कहते थे? डायरकी कहते थे। तो डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इसी में, और प्रोविंसेस में। तो डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी का मतलब होता है डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे? एक सेंटर में और दूसरा प्रोविंस में, स्टेट में। तो डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? अब देखिए, जैसे 1909 के एक्ट में हमने चर्चा की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था मुसलमानों को, लेकिन इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल था उसको एक्सटेंड करके किनको किनको दिया गया है, इसको आप लिखेंगे एक्सटेंडेड। एंड ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। सिख को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को,
और यूरोपियंस को। प्लीज राइट इट, है ना। चलिए सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब उस समय तक अपने आप को बहुत सिविलाइज वो कहते थे, लेकिन वो जो उस समय तक 1919 में जो वोटिंग का अधिकार था, फ्रेंचाइज जिसको हम कहते थे फ्रेंचाइज, इट टॉक्ड अबाउट फ्रेंचाइज। लेकिन ये फ्रेंचाइज जो था, मतलब राइट टू वोट का अधिकार था, बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। राइट टू वोट बहुत लिमिटेड लोगों के पास था। जो बड़े जमींदार के बच्चे थे, या थोड़ा प्रॉपर्टी थी, या टैक्स देते थे, उनको ही वोट देने का अधिकार इस एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया था। तो एवरीबडी, जैसे आज के प्रेजेंट समय में हम देखते हैं कि आर्टिकल 326, 18 साल या उससे ऊपर जो है सभी लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे आर गिवन द राइट टू वोट। बट इन 1919 लिमिटेड, मान के चलिए 2 से 3% ऑफ द पॉपुलेशन वेयर गिवन राइट टू वोट, और ये टोटली किस पे बेस्ड था? प्रॉपर्टी और टैक्स पे बेस्ड था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स की चर्चा करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड, इसको आप लिखिए, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ए हाई कमिश्नर ऑफिस। हाई कमिश्नर, जो आज का हम प्रेजेंट ऑफिस देखते हैं कि इंडिया के एक हाई कमिश्नर होगा लंदन, मतलब ब्रिटिश रूल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं वहां हाई कमिश्नर्स होते, कॉमनवेल्थ का जो पार्ट हुए, और जो नॉन ब्रिटिश रूल्ड है वहां एम्बेसी होती है। तो पहली बार हाई कमिश्नर की क्रिएशन के ऑफिस की बात किस एक्ट में हुई थी? 1919 में। इसको आप नोट डाउन करिए। इंडिया के लिए एक हाई कमिश्नर ऑफिस होगा, ये 1919 के एक्ट में ये प्रोविजन था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, बड़ी शिद्दत से जिस परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की क्रिएशन की भी बात की गई थी इस एक्ट में। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1926 में। प्लीज इसको भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट चलते हम। अब पहली बार प्रोविंशियल बजट को जो सेंट्रल बजट है उससे अलग कर दिया गया है। अब ये जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेंट्रल बजट से सेपरेट किया गया। सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। सेंट्रल बजट, जैसे इस समय हम देखते हैं कि 1924 में जो भारत का जनरल बजट था उससे रेलवे बजट को अलग कर दिया गया, और वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन से था? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 1924 में क्या होता है कि जो जनरल बजट था उससे रेलवे बजट को अलग किया गया था। जनरल बजट था, रेलवे बजट को अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन? ये सवाल पूछा हुआ, एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस जो जनरल बजट था उसका रेलवे बजट से फिर से एमलगेट कर दिया गया 2017 में। मतलब रेलवे बजट अब सेपरेट से नहीं आता, वो जनरल बजट का पार्ट है 2017 से। इसको नोट डाउन कर लेंगे। और 1919 में क्या प्रोविजन था? जो स्टेट का बजट था वो सेंट्रल के बजट से अलग कर दिया था। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चलने से पहले जो इंडिया की हिस्ट्री थी वो पूरी तरह से पैराडिम शिफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश एक तरह से गांधी जी केम इन द पॉलिटिकल एरिना, और ब्रिटिशर्स गेव चैलेंज टू इंडियंस की आप तो उस लायक भी नहीं हो, यू आर नॉट फिट टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। अब उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को स्टडी करने के लिए
उनके लिमिटेशंस के चैलेंजेस को स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि साइमन कमीशन क्या ऐसा रिकमेंडेशंस था कि वो उसको बहुत सारी जो हमारे देश की जो उस समय प्रोमिनेंट पार्टीज थी, चाहे मुस्लिम लीग थी या कांग्रेस थी, वो सभी लोग साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण होता है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। ऐसा साइमन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन में क्या देता है कि सारी जो ऑल पार्टीज थी भारत की, वो सब उस साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हैं। चलिए साइमन कमीशन को देखते हैं। साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में कब आता है? अब साइमन कमीशन भारत में 1927 में एक 7 मेंबर बॉडी थी। साइमन कमीशन 1927 में 7 मेंबर बॉडी थी। कितनी मेंबर? 7 मेंबर बॉडी थी ये, और ये हेडेड बाय हूम? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन का नाम था। इस कमीशन को लीड कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत की प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए भारत से कोई नहीं था इसका मेंबर। ये 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे और भारत की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये कुछ रिकमेंडेशन दिए, जिसको सारी पार्टीज ने बहिष्कार किया। उन रिकमेंडेशंस को हम देख लेते हैं क्या रिकमेंडेशंस थी। तो सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि वो रिकमेंडेशन को क्या देते हैं, जिससे सारे भारत देश की जो प्रोमिनेंट पार्टीज थी या हमारे नेतागण थे, सब साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करता है कि डायरकी को एबॉलिश कर दो भाई, डायरकी को एबॉलिश कर दो। दूसरा रिकमेंडेशन क्या कहते हैं? ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया है मुसलमानों को, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस, इसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू किया जाए। और किस बात की चर्चा हुई थी? इसके बाद इन्होंने कहा प्रोविंसेस में जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही है, इट शुड बी कंटिन्यूड। मतलब भारत की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को कम करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे। एंड ये नॉन सीरियस एक तरह से प्रयास था, जिसको साइमन कमीशन का ऑल इंडिया पार्टीज ऑफ इंडिया दे उसका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। तो साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन को रिकमेंडेशन को स्टडी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये सारा चीज लिंक है, इसको आप जरूर अच्छे से एक लिंकेज अपना समझ विकसित करते रहे और लिखते रहे हर पॉइंट को। अब इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित करता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद क्या था कि ये साइमन कमीशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इन सारी चीजों को, इनके एक्ट्स को, इनके लिमिटेशन को मॉडिफाई करने के, इसको स्टडी करने के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। भारत को भी इनविटेशन दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी नहीं जाता। महात्मा गांधी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी को याद रखेंगे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी पूछता है कि B.R. अंबेडकर ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। He participated in all 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट डाउन कर लें। तो अब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की चर्चा की है, साइमन कमीशन की चर्चा किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। अब इन सारी चीजों का जो रिकमेंडेशंस था, इसका व्हाइट पेपर पूरी तरह से तैयार हो चुका था अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो रिकमेंडेशन थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में और साइमन कमीशन, उसको इंक्लूड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया जाता है। और ये फाइनल और लास्ट एक तरह से प्रयास था जिसमें 60% जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आज का हम जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन
1935 से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल डायनेमिक्स में एक और चीज होती है जिसको कहते हैं कि 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय के थे रामसे मैकडोनाल्ड। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, क्योंकि इनको लगता था कि जो इंडिया के नेशनलिज्म है और इंडिया को इसको और डिवाइड करना चाहिए, और इसको लेकर के ये क्या करते हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो अभी तक मुस्लिम्स, सिख, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को दिया जाता था, वो डिप्रेस क्लास को भी यहां घोषणा हो चुकी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लास, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट को भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी। अब सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था, किसी स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक कास्ट का लीडर होगा और उसी स्पेसिफिक कास्ट का वोटर होंगे। तो एक तरह से जो शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट का जब प्रोविजन हुआ, तो महात्मा गांधी इस सारी सिचुएशंस को देखकर बहुत भयभीत होते हैं और डिस्ट्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसको लेकर के महात्मा गांधी फास्ट ऑन टू डेथ स्टार्ट कर देते हैं, फास्ट ऑन टू डेथ। अब ये फास्ट ऑन टू डेथ कहां पे स्टार्ट करते हैं? यरवदा जेल, और ये यरवदा जेल कहां पे है? पुणे में, याद रखेंगे। और इन सारी चीजों को लेकर के जो इंडियन लीडर्स थे सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और लास्ट में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से और भी जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके प्रयासों से गांधी जी यानी कांग्रेस, गांधी जी, क्योंकि कांग्रेस को गांधी जी लीड कर रहे थे, और अंबेडकर में एक समझौता होता है, इसी को कहते हैं पुनः पैक्ट। अब ये समझौते में क्या होता है? इस समझौते में सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन वाज डिलीटेड, उसको खत्म कर दिया गया, और रिजर्व सीट वेर एलोकेटेड टू द सब शेड्यूल्ड कास्ट। तो गांधी जी ने ऐसा क्यों किया था? गांधी जी का साफ सा मानना था कि इससे हिंदू रिलीजन इटसेल्फ वो कोलैप्स कर जाएगा, हिंदू इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर जाएगा, और ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज चाल थी ब्रिटिशर से जिससे हिंदू रिलीजन कमजोर हो। तो गांधी जी इस चीज को लेकर के फास्ट ऑन टू डेथ करते हैं, याद रखेंगे कहां पे? यरवदा जेल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इस गांधी और अंबेडकर में जो समझौता होता है उसी को हम कहते हैं पुनः पैक्ट, पुनः पैक्ट। और ये पैक्ट कब होता है? 1932 में। अब जैसे ही ये पैक्ट होता है, इसके बाद गांधी जी भी लंदन से वापस आ चुके थे इनमें लेकिन संबंध उस तरह से प्रवीण रहते हैं। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाता है। 1934 में कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनली जो हम फाइनल एक्ट की तरफ चलेंगे 1935 में, 1935 का एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 1935 का एक्ट ऑफ 1935। अब ये 35 का जो एक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखेंगे। 1935 का एक्ट ये कहता है कि इट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट ऑल इंडिया फेडरेशन। जैसा कि फेडरेशन का मतलब आप समझते होंगे कि जो पावर डिवाइडेड होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, इसको हम फेडरेशन कहते हैं। लेकिन पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन की बात किस एक्ट? ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है। और ये फेडरेशन किससे मिलकर बनेगा? ब्रिटिश इंडिया मतलब जो स्टेट्स या प्रोविंसेस ब्रिटिश रूल थे, और प्रिंसली स्टेट्स रजवाड़ों से मिलकर के, प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन ट्रू फेडरेशन तो आज भी नहीं है। इंडिया इज कॉल्ड क्वाजी फेडरल। बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं इमरजेंसी वगैरह के दौरान कि जो फेडरल फीचर है इंडिया का, वो यूनिटरी में तब्दील हो जाता है। उसकी चर्चा हम किसी इमरजेंसी क्लास में करेंगे, किसी नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहां पे ऑल इंडिया फेडरेशन जो कि बनेगा ब्रिटिश इंडिया से और प्रिंसली स्टेट्स, वो 1935 के एक्ट में इसकी चर्चा हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फेडरल लिस्ट थी, अब इस फेडरल लिस्ट में क्या था कि इस
जैसे कि हमने बात किया था कि 1919 के एक्ट में उन्होंने सेंट्रल सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया था। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जो सब्जेक्ट्स थे उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया, 3 लिस्ट में, 3 लिस्ट। और किस लिए? प्रशासन को बेहतर करने के लिए। जैसे आज के समय में हम देखते हैं, आज के समय में 4 लिस्ट है, रेसिड्यूरी लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट। रेसिड्यूरी किस आर्टिकल में है, इसको याद रखेंगे। रेसिड्यूरी लिस्ट, इसमें ये आर्टिकल 248 में दिया हुआ है। कहां दिया है? 248 में। मतलब वैसे सब्जेक्ट जो कि ना स्टेट में आते हो ना सेंटर में आते हो, तो एक्सक्लूसिव राइट किसका है? सेंटर गवर्नमेंट का उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का। इसको हम कहते हैं रेसिड्यूरी लिस्ट। ये कहां दिया आज के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन? 248 में। 246 में क्या दिया है? 246 में यूनियन गवर्नमेंट अब कानून बना सकता है। तो इनको आप देखेंगे। उसी तरह से 1935 के एक्ट में क्या हुआ था? 3 लिस्ट हो गई थी, डिवाइड की गई फॉर बेटर गवर्नमेंट। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। ये प्रशासन को थोड़ा बेहतर करने की शुरुआत हुई थी और यहां पे रेसिड्यूरी लिस्ट की भी बात हुई थी, जो एक्सक्लूसिव डोमेन था उस समय वायसराय का। इसको आप याद रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे कि हमने बात की थी कि डायरकी की। अब ये डायरकी की जो है, इट एबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस। एबॉलिश डायरकी, प्रोविंसेस में डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करिए। इट एबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस और इंट्रोड्यूस क्या? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। थोड़ा स्वायत्तता स्टेट्स को दिया जाए कि ताकि वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर सके। तो इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस यानी स्टेट्स को बड़ी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। इट एबॉलिश डायरकी और इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब ये डायरकी को प्रोविंस से हटाकर कहां इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी सवाल आता है। तो इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंटर, इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंटर, यहीं पे लिख लीजिए, डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और इसको याद रखेंगे, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट सेंटर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने बताया था कि जो वोटिंग का अधिकार था 1919 के एक्ट में, मुश्किल से 2 से 3% ऑफ द पॉपुलेशन था। इस चीज को थोड़ा सा और बढ़ाया गया, नॉट ड्यू टू कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी चेंज करी। इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ग्रांटिंग फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। और इस समय तक 14% ऑफ द पॉपुलेशन को राइट टू वोट का अधिकार था। तो थोड़ा पॉपुलेशन इनके वो जनसंख्या बढ़ने के कारण था, ना कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई ढिलाई दे दी कि भाई भारत के लोगों को थोड़ा वोट का भी अधिकार दिया जाए। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन 1935 आते तक लगभग 14% जनसंख्या को वोट का अधिकार था। वोट का अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी और टैक्स के बेसिस पे था, यानी बड़े घर के लोगों को ही यह अधिकार दिया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जो कि आज आप देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं भारत देश में, उनकी बात करते हैं। इट टॉक्ड अबाउट व्हाट? पब्लिक सर्विस कमीशन भाई, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सर्विस कमीशन, इनकी क्रिएशन कब हुई थी? 1935 के एक्ट में। और एक और था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए।
मैंने बताया कि 14% ऑफ द जनसंख्या को राइट टू वोट का अधिकार था, और टॉक्ड अबाउट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। पहली बार इस एक्ट में यह प्रोविजन रखा गया कि हम जो है कि 2 प्रोविंस का भी क्रिएशन हुआ। इट क्रिएटेड 2 प्रोविंसेस, इसमें इट क्रिएटेड 2 प्रोविंसेस। वो 2 प्रोविंस कौन थे? एक उड़ीसा था, दूसरा सिंध था। इसको आप याद रखेंगे। उड़ीसा और सिंध का क्रिएशन कब हुआ? 1935 के एक्ट से 2 प्रोविंस मतलब कि 2 स्टेट्स बनाए गए। और जो हमारा आज का जो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं, इट टॉक्ड अबाउट क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लीज नोट डाउन इट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आज का जो एक ऑफिस देखते हैं, जो हमेशा चर्चा में रहता है, जो एक तरह से पब्लिक अकाउंट कमेटी का गार्जियन है और भारतीय पैसे का भी गार्जियन है। एक तरह से भारत के लोगों की, जनता के जो पैसे हैं, टैक्सेस है, उस ऑफिस का नाम है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कैग की ऑफिस है, इट टॉक्ड अबाउट द क्रिएशन। कब हुआ? 1935 में हुआ था। 1935 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के क्रिएशन की भी बात हुई थी। और आज के हम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो इसको हम कहां पे रखे हुए हैं कि आर्टिकल जो हमारा 148 है, 148 है, ये ऑफिस ऑफ कैग की बात करता है। और ऑफिस ऑफ कैग, इनका काम क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयूज हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपेंडिचर हैं, उनको ऑडिट करने का अधिकार है। बहुत सारे ऑडिट्स और करप्शन के केसेस जो ऑफिस ऑफ कैग है वो भारत देश के सामने ले आई है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 12,000 करोड़ का घोटाला, वो करप्शन। इस समय एक याद भी रख सकते हैं कि इस समय के जो कैग हैं, प्रेजेंट कैग है संजय मूर्ति जी, इन सारी चीजों को आप याद रखें। तो इसके ऑफिस के क्रिएशन के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। लेकिन कैग के ऑफिस की पहली बार क्रिएशन की बात 1935 के एक्ट में हुई थी। और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए, कैग की ऑफिस आर्टिकल 148 से गवर्न होती है। और प्रेजेंट जो कैग है हमारे संजय मूर्ति जी हैं। और कैग का काम क्या है, फंक्शन? ये भारत के अकाउंट, बहुत बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं या पीएसयूज हैं या स्टेट गवर्नमेंट, इन सारे सबके अकाउंट्स को ऑडिट करने का अधिकार कैग की ऑफिस को है। प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी आया था, वो विनोद राय जी के नेतृत्व में, जो कैग उस समय के देन चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल में आया था। तो ये अलग मुद्दा है। चलिए इसको हम किसी करंट अफेयर की क्लास में देखेंगे, सोशल इश्यू में देखेंगे कि इन सारे करप्शन के केसेस में क्या रिपरकशन इंडियन सोसाइटी या पॉलिटिकल डायनेमिक्स में होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे प्रयास आपको अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को अपना लव और अफेक्शन अवश्य दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए। धन्यवाद।